मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल भार्गव श्रीराम क्लासेस में आज एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम हिंदी में समास का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज आगे का भाग द्वंद्व समास शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो, द्वंद्व समास में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि आजकल जो लेटेस्ट प्रश्न बनता है वो पूछा जा रहा है पद की प्रधानता। वो पद की प्रधानता के लिए बच्चों मैंने आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे, समास के मतलब एक ट्रिक समझाई थी, और वो कॉन्टैक्ट नंबर थे 12 22 12 0। वो क्रम आपको समास का मैंने लिखवाया था, उसके अनुसार आप पद की प्रधानता देख सकते हैं। तो देखो, आज शुरू करने जा रहे हैं हम द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उस पर भी चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डालें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो बच्चों, मैंने जिस कॉन्टैक्ट नंबर बताए थे 12 22 12 0, ये आपका अविभाव समास, ये तत्पुरुष, ये कर्मधारय, ये द्विगु, ये द्वंद्व और ये बहुव्रीहि। तो देखो, द्वंद्व समास में एक और दो मतलब दोनों है। कहने का तात्पर्य ये है, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या लिखते हैं उस पर पहले आप नोट करें। इसकी परिभाषा में द्वंद्व समास में लिखें, इसमें पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। ठीक है, तथा दोनों पदों के मध्य और या आदि विभक्तियों का लोप होता है। विभक्तियों का लोप होता है, यह आपकी परिभाषा है द्वंद्व समास की। तो बच्चों देखो, इसमें ध्यान से सुनिएगा। मैंने विभक्तियां तीन मुख्य रूप से बताई। कौन सी? और, या, आदि। मतलब तीन विभक्तियां बताई हैं। यहाँ इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पर इसके भेद की बात करें तो भेद भी पूछे जाते हैं। द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला होता है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास, और तीसरा भेद होता है बच्चों समाहार द्वंद्व समास। बच्चों देखो, इसमें विभक्तियों की जो बात कही थी मैंने 3 होती है। किस प्रकार से? हम यहाँ पर इतरेतर में समझेंगे, अलग अलग से लिखूंगा इनको विस्तार से। पहले आप ये समझें, और के साथ हम एवं भी लगा सकते हैं। जो मैंने बताया ना, और, इसकी जगह हम एवं भी लगा सकते हैं, तथा भी लगा सकते हैं। किसी का भी प्रयोग करते हुए समास विग्रह कर देंगे। वैकल्पिक द्वंद्व समास के जो उदाहरण आएंगे उनमें जब हम लिखने जाएं तो उनमें कौन सी विभक्तियों का लोप होता है? जैसे या, वैकल्पिक मतलब विकल्प, ऑप्शन जो होते हैं उसमें हम या लगाते हैं, अथवा लगाते हैं। हम यूनिवर्सिटीज के जैसे डिग्री के इनके पेपर सॉल्व करते हैं तो उनमें पेपर हमारे सामने आते हैं तो अथवा वगैरह लिखा हुआ आता है ना, वो अथवा और यही चीज होती है। क्या लगाएंगे? या, अथवा। समाहार द्वंद्व समास जो होता है उसमें आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं और इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। आदि और इत्यादि में कोई विशेष अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है बच्चों। 2 एग्जाम्पल हम देते हैं, उदाहरण देते हैं, उनके आगे हम आदि का प्रयोग करते हैं, और 2 से अधिक एग्जाम्पल लगा देने के बाद में, उदाहरण देने के बाद में जब हम लिखें शब्द तो इत्यादि।
जैसे हम कहें फल, फल के आगे लिखें सेब संतरा तो लिखेंगे आदि। और हम इस प्रकार से लिखें फल के उदाहरण सेब संतरा चीकू अनार अंगूर, फिर उसके आगे और भी नाम लिखे तो हम लिख सकते हैं उसके इत्यादि। बस इतना ही अंतर होता है। तो बच्चों देखो ये है द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास में मैंने बताया इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के मध्य और या आदि विभक्तियों का लोप होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक बात और बताई है कि भेद होते हैं तीन, किसके, द्वंद्व समास के। आप ये सोच रहे हैं गुरुजी हमने कभी पढ़े होंगे, कईयों ने नहीं पढ़े होंगे। आजकल प्रश्न यहाँ से आता है इसलिए लिखवाना आवश्यक है। इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। इतरेतर में कौन कौन सी विभक्तियों का लोप होता है, और तथा एवं। वैकल्पिक में कौन सा होता है, या अथवा, और समाहार में कौन सा होता है, आदि या इत्यादि। अब इनके आधार पर हम आगे प्रश्न करने जा रहे हैं उदाहरण के द्वारा, आप नोट कर लीजिए। शुरू करते हैं इतरेतर द्वंद्व समास से। हेडिंग डालें इतरेतर द्वंद्व समास। इसमें मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी विभक्तियों का लोप होता है। तो इसमें हम और तथा एवं विभक्तियों का लोप करते हैं। समास विग्रह जब करेंगे तो इसमें और तथा एवं का प्रयोग कर देंगे, और समासिक पद जब लिखना है तो इनका लोप कर देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें माता पिता। खास बात तो बच्चों इनकी ये भी आती है, जैसे तत्पुरुष समास होता है उसमें योजक चिन्ह आता है, वैसे द्वंद्व समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं इस वजह से। माता पिता और शब्द लिखें अन्न जल जलवायु शीतोष्ण आना जाना दाल रोटी दादा दादी गौरी शंकर राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सीताराम। पहले ये लिखे, फिर इनसे महत्वपूर्ण शब्द कुछ और भी लिखेंगे, इनका समास विग्रह करते हैं पहले। जैसे बच्चों शब्द लिखा है माता पिता, जैसे माता का हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान है वैसे ही पिता का भी, दोनों ही पद प्रधान हो गए। जैसे माता का हमारे जीवन में योगदान है वैसे पिता का भी है। जैसे जल है वैसे वायु का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे हम कहें दादा और दादी, दोनों का महत्वपूर्ण। दाल और रोटी, तो दाल भी महत्वपूर्ण रोटी भी महत्वपूर्ण, दोनों में से किसी एक को महत्वपूर्ण नहीं बता सकते, दोनों में से किसी एक को प्रधान नहीं बता सकते। तो बच्चों इनका जब समास विग्रह किया जाता है तो हम और का प्रयोग कर भी लिख सकते हैं, तथा का भी और एवं का भी। जैसे सबका अलग अलग प्रयोग करके देखते हैं। माता पिता में तो हम लिखें समास विग्रह क्या आएगा, माता और पिता, माता और पिता। अन्न जल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अन्न और जल भी लिख सकते हैं, अन्न तथा जल ये भी लिख सकते हैं। फिर आता है जलवायु, तो जलवायु का समास विग्रह लिखें तो बच्चों क्या लिखेंगे, जल और वायु भी लिख सकते हैं, जल तथा वायु भी लिख सकते हैं, जल एवं वायु ये भी लिख सकते हैं। मतलब तीनों में से किसी एक का प्रयोग करते हुए हम समास विग्रह करते हैं। शीतोष्ण, शीतोष्ण के लिए बच्चों मैंने आपको एक पीछे भी बताया था, शीतोष्ण का प्रयोग और कहाँ करते हैं,
जो शीत है, जो उष्ण है, ऐसे समास वगैरह करवाया था, कर्मधारय समास में किया था। और कर्मधारय समास में मैंने आपको ये कहाँ बताया था, कर्मधारय समास में वो जो दोनों ही पद क्रमशः क्या हो, विशेषण हो, उस जगह। ठीक है, लेकिन यहाँ भी समास वगैरह करेंगे तो क्या आएगा, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण, ये समास विग्रह हो जाएगा। आना जाना, आना और जाना, और की जगह तथा एवं का प्रयोग भी कर सकते हैं। दाल रोटी, जैसे हम यहाँ लिखें दाल तथा रोटी, दाल तथा रोटी। दादा दादी, दादा एवं दादी। ठीक है, गौरी शंकर, जैसे ही इसमें भी दो पद है ना बच्चों, देखो एक शब्द है गौरी, दूसरा शंकर, राधा, कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण, सीता, राम, सब में दो दो पद हैं। इनका समास विग्रह करें तो वही आएगा, और तथा का प्रयोग करते हुए। गौरी शंकर का क्या लिखेंगे, गौरी, गौरी नहीं है बच्चों, ये क्या है, गौरी, कहीं आप गौरी लिखो, गौरी नहीं, गौरी, गौरी तथा शंकर, ऐसे लिख सकते हैं। राधा कृष्ण हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे राधा और कृष्ण। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी एवं नारायण, लक्ष्मी एवं नारायण। सीताराम, क्या लिखेंगे बताएं, वेरी गुड, सीता और राम, ऐसे ही समास विग्रह करने हैं। अब देखो बच्चों, एक दो शब्द और लिखता हूं जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, संख्या से संबंधित आता है। जैसे हम लिखें शब्द है 25, या लिखें 31, या लिखें 68। मैंने बताया था बच्चों, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दो दो पद हैं, दिख रहे होंगे, 5, 20, 1, 30, 8, 60, जिसमें दोनों पद संख्यावाची हो, दोनों ही प्रधानता व्यक्त करते हो, वो किस में आएंगे, द्वंद्व समास में। इसका समास विग्रह देखें, इनका हम क्या लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ हम समास विग्रह में ये भी लिख सकते हैं 5 और 20, या हम ये लिख सकते हैं 20 और 5, दोनों तरीके से समास विग्रह किया जाता है। लेकिन बच्चों एक बात बता दूं, अगर दोनों विकल्प आए तो प्राथमिकता किसको देनी है, 5 और 20 या 20 और 5, दोनों में से कौन सा चुने, 5 और 20, 20 और 5। तो ध्यान से सुने, जैसे मैंने बताया दोनों पद प्रधान होते हैं, तो जहां पद की प्रधानता होती है उसको हम पहले लेके आते हैं। इस तरह का समास विग्रह हम कई जगह कर चुके हैं, तो यहाँ पर आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों पद ही प्रधान है। तो हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 5 और 20, और 5 और 20 विकल्प दिया हुआ नहीं है, 20 और 5 दिया तो हम उसको भी चुन सकते हैं, बात तो वही है। लेकिन विशुद्ध रूप की बात करें तो इस प्रकार से लिखेंगे 31, 1 और 30, 68, 8 और 60। लिख लीजिए बच्चों इनको, फिर आगे चलते हैं, नोट कर लें। इतरेतर द्वंद्व समास के बाद में हम आगे शुरू करने जा रहे हैं, कौन सा है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। करें शुरू, मिटा दें। हेडिंग डालें, वैकल्पिक द्वंद्व समास।
वैकल्पिक द्वंद्व समास। बताओ बच्चों इसमें कौन कौन सी विभक्ति का लोप होता है। इसमें हमने या अथवा का प्रयोग किया, समास विग्रह, समासिक पद में नहीं। तो देखें इसमें हम शब्द लिखने जा रहे हैं, लेकिन कर्तव्य, कर्तव्य, धर्माधर्म, लिखें हानि, लाभ, अच्छा बुरा, दिन रात, उल्टा सुल्टा। ठीक है, लिखें 10 12 100 50 1000 500 लाख 2 लाख। 1 2 भी लिख सकते हैं, लिखना चाहते क्या 1 2। चलिए करें समास विग्रह, इन समास विग्रहों पर बात करते हैं। बच्चों देखो दो दो पद हैं इनमें, एक शब्द है कर्तव्य, दूसरा है अकर्तव्य, धर्म अधर्म। ठीक है ना, धर्म अधर्म, ये दो दो पद दिए हैं सब में। तो इनमें या अथवा का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, कर्तव्य या अकर्तव्य। क्या लिखेंगे समास विग्रह में, कर्तव्य या अकर्तव्य। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कर्तव्य अथवा अकर्तव्य। धर्माधर्म का क्या लिखेंगे, धर्म अथवा अधर्म, धर्म अथवा अधर्म। ठीक है, हानि लाभ, हानि या लाभ, हानि या लाभ। अच्छा बुरा, अच्छा तथा बुरा, सॉरी अथवा, अच्छा अथवा बुरा, अच्छा अथवा बुरा। दिन रात, यहाँ दिन और रात भी कर सकते हैं, दिन या रात भी कर सकते हैं। और लिखें तो ये वहां पर भी आ जाए, किसमें, इससे पहले इतर लिखा ना, वहां पे दिन रात का प्रयोग कर सकते हैं, दिन और रात। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिन या रात। उल्टा सुल्टा, बच्चों ध्यान से सुनना, उल्टा सुल्टा हम लिखते हैं ऐसे हैं, इसको हम गलत नहीं कहेंगे कि ये गलत है, लेकिन बच्चों ये बिल्कुल शुद्ध भी नहीं है, क्योंकि इसका शुद्ध उच्चारण जो हम बोलते हैं इसलिए उल्टा सुल्टा इसलिए ऐसा लिखते हैं, जबकि शुद्ध रूप में ये लिखा जाता है कैसे, उल्टा सुल्टा होता है। ये शब्द क्या होता है, उल्टा सुल्टा। अजीब लग रहा होगा ना, क्योंकि पहली बार कोई काम करते हैं हमें अजीब सा ही लगता है। हम उच्चारण के अनुसार करते हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग भी हम करने लगते हैं। इसलिए मैंने कहा इसको सही भी नहीं कहेंगे और गलत भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये विशुद्ध है। शुद्ध उच्चारण होता है उल्टा सुल्टा, न कि उल्टा सुल्टा। हम जैसे उच्चारण करने लगे, ऐसे बहुत से शब्द आते हैं, आपको शब्द शुद्धि में करवाऊंगा, वहाँ ऐसे बहुत से शब्द आएंगे जिनको हम न चाहते हुए भी गलत कर देते हैं, और परीक्षा में जब आंसर किया थी तब पता लगता है कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये हो ही नहीं सकता, फिर हम कई जगह रिट भी लगाने की कोशिश करते हैं। देखें उल्टा सुल्टा, तो इसको क्या लिखेंगे, उल्टा या सुल्टा। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, उल्टा अथवा सुल्टा। ये शब्द शुद्धि में आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है। 10 12 है,
बच्चों शब्द है 10 12, इसका क्या लिखेंगे? 10 या 12, 10 अथवा 12, और बताएं और क्या लिखेंगे? इसके दो तरीके से समास विग्रह होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। वैकल्पिक द्वंद्व समास में जब संख्या वाले शब्द आते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व समास में जब संख्या वाले शब्द आते हैं तो दो तरीके से इनका समास विग्रह होता है। कौन कौन सा? एक तो ये 10 या 12, और दूसरा समास विग्रह करें तो बच्चों को ये आएगा, दूसरा समास विग्रह होता है 10 से लेकर 12 तक, 10 से लेकर 12 तक, ये दोनों समास विग्रह होते हैं, दोनों ही सही हैं। और कई दिमाग में दिया गुरु जी दोनों आ जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, एक ही आएगा। 150, 150 का क्या है? इसका भी समास विग्रह ऐसे 100 या 50, 50 ऐसे भी लिखते हैं, 50 सीधा भी लिखते हैं, दोनों तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पर उसका दूसरा समास विग्रह लिखें तो वो भी ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? अब यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, उल्टा मत लिख देना कि 100 से लेकर 50 तक, संख्या का जो क्रम होता है उस प्रकार से लिखें, 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक, ठीक है। 1500 का बताएं, 1000 या 500, मतलब 1000 से भी काम चल सकता है, 500 से भी काम चल सकता है। जैसे हम कहते हैं गांव जा रहे हैं बच्चे, आपस में पढ़ रहे हैं आसपास में, उनको अचानक गांव जाना पड़े तो बच्चा दूसरे को कहेगा 1500 रुपये दो गाँव जाके आना किराए के लिए, तो वो जेब में से निकालेगा 600 रुपये, उसके जेब में है ही इतने, तो ये कहेंगे 600 रुपये हैं तो वो कहेगा चल जाएगा काम, क्योंकि उसे कम से कम 500 अधिकतम 1000 रुपये चाहिए। आप 500 दोगे तो भी वो गाँव पहुँच जाएगा, 1000 दोगे तो भी पहुँच जाएगा, 600 है तो भी पहुँच जाएगा, बीच में नहीं रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, उसको कम से कम 500 अधिकतम 1000 की आवश्यकता है। तो हम 1000 या 500, या फिर ऐसे लिखेंगे 500 से लेकर 1000 तक, लाख 2 लाख, लाख या 2 लाख, लाख से लेकर 2 लाख तक। अच्छा बच्चों एक संख्या और लिख रखी मैंने 1 2, इसको हम क्या लिखें? 1 या 2, 1 या 2, इसमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि इनके बीच में कोई संख्या इस तरह की आती नहीं। जो आधा पौन अपने सवा की बात करें वो आता है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या के रूप में 1 और 2 दो ही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 1 या 2। उम्मीद करता हूँ ये वैकल्पिक द्वंद्व समास भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिटा दूं? इसके आगे लिखें समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास, हेडिंग डालें समाहार द्वंद्व समास। बताएं बच्चों इसमें कौन सी विभक्ति का लोप होता है? बताएं समाहार में आदि और इत्यादि दोनों में अंतर क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब इनके आप शब्द देखें, शब्द कौन कौन से लिखने हैं। जैसे
घर द्वार, बाल बच्चे, भला बुरा, अड़ोस पड़ोस। बच्चों अड़ोस में ओ आता है, अड़ोस पड़ोस में ओ लिखते हैं या औ लिखते हैं? देखो सही लिखा है या औ बनाओ? शुद्ध शब्दों में आता है पड़ोसी शब्द लिखा हुआ आता है कई बार परीक्षा में, शब्द शुद्धि में पड़ोस या पड़ोसी। तो बेटा ये पड़ोस नहीं होता, पड़ोस होता है, ये सही शब्द है। ठीक है, अगल बगल, अगल बगल लिखें, साग पात, चाय वाय, नाश्ता वास्ता, खाना वाना। सुने ना ये शब्द? हम कहते हैं ना चाय वाय पी ली क्या, पढ़ाई वढ़ाई कर ली क्या, खाना वाना खा लिया तो घूम के आए। ये दो दो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं ना, ये यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बच्चों, ये आते हैं परीक्षा में। कैसे होंगे इनके प्रश्न का समाधान करते हैं देखें। मैंने इसमें बताया आपको आदि या इत्यादि का प्रयोग करना है बच्चों। इसमें दो पद घर द्वार, तो कई जगह हम दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, कई जगह एक शब्द का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। जैसे हम ये कहें घर द्वार, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं घर द्वार आदि, घर द्वार इत्यादि, या हम ऐसे लिखेंगे द्वार आदि, दोनों तरीके से। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दोनों की आवश्यकता नहीं होती, कुछ शब्द होते हैं जिसमें दोनों शब्दों की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, घर द्वार आदि। अब कहने का मतलब जैसे रिश्तेदार मिलते हैं आपस में, बच्चों के लिए पूछ लेते हैं, बच्चों के लिए घर द्वार बना दिए क्या? तो हम ऐसे थोड़ी कहते हैं जी घर तो नहीं बनाए, द्वार द्वार बना दिए, ऐसा पॉसिबल भी तो नहीं। इसलिए हम क्या कहते हैं, दोनों चीज़ों का साथ में प्रयोग करते लिखें घर द्वार आदि। बाल बच्चे, अब रिश्तेदार मिले, वो पूछते हैं और घर में बाल बच्चे कैसे हैं, इसका मतलब क्या हुआ बाल बच्चों का? पत्नी और बच्चे ही नहीं, घर में जितने सदस्य हमारे साथ रहते हैं उन सब के लिए ये बात कही गई है, उन सब के लिए ये बात लागू होती है। तो हम कैसे कहेंगे बच्चों? तो अब ऐसे तो वो ये पूछे थोड़ी, और बताओ घर में दादाजी कैसे हैं, दादी जी कैसे हैं, अच्छा चाचा जी, बड़े वाले अंकल कैसे हैं, छोटे वाले कैसे हैं, बेटा कैसा है, बेटी कैसे, इस तरीके से जितने रिश्तेदार, मान लीजिए रिश्तेदार हमारे 50 है घर में सदस्य, उन सब के लिए अलग अलग थोड़ी पूछेगा, वो पूछेगा और घर में बाल बच्चे कैसे हैं, तो हम ये कहेंगे सब एकदम स्वस्थ है, दादाजी की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, बस इतने ही तो बात नहीं है, इतने सब समझ जाते हैं। ठीक है ना, इनका मतलब वही होता है बच्चे आदि। हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाल बच्चे आदि, तो सीधे लिखें बच्चे आदि, और आदि की जगह इत्यादि का प्रयोग भी कर सकते हैं, भला बुरा। अब हम कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, घर वाले कहेंगे बच्चा बुरा आदि देख लेना, कहते हैं भला बुरा देख लेना, इसका मतलब कहता है बुरा आदि, यानी पहले बुरा देखना, भला तो होना ही है, अगर उसमें बुरा होता हो तो पहले उस पर भी ध्यान देना। जैसे कोचिंग में जा रहे हैं, और किसी कहने से हम किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, बाद में जाके पता लगता है यहाँ तो गड़बड़ है, तो घर वाले पहले कहें बच्चों फीस तो हम दे देंगे, पहले तुम अच्छे से ट्राई कर लेना। इस ट्राई का मतलब होता है भला बुरा, मतलब भला तो होगा ही, कोचिंग में पढ़ाएंगे तो जरूर, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कुछ गलत बताने वाले भी मिल जाए या कोई सिस्टम सही नहीं बैठे तो वहाँ पर बुरा भी होता है, तो बुरा आदि। तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, प्राथमिकता बुरा को दी जाती है, बुरा आदि सोच के काम शुरू करो, बुरा आदि। बुरा इत्यादि भी लिख सकते हैं, आदि की जगह इत्यादि। अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है जी। अड़ोस पड़ोस, अब देखें अड़ोस पड़ोस, गुरुजी पड़ोस का पता, अड़ोस क्या है? ये शब्द है, दोहरे शब्द बताए थे ना मैंने, ये उन शब्दों में प्रयोग किया जाता है। अब आप मान लीजिए कोचिंग करने आए जयपुर सीकर कहीं भी, वहाँ आप पढ़ने आए तो अड़ोस पड़ोस पूछा जाता है। कैसे? अड़ोस पड़ोस का मतलब घर वाले ये कहेंगे बच्चों आप तैयारी करने जा रहे हो, कमरा किराए पर ले रहे हो, तो वहाँ पर अड़ोस पड़ोस देखकर फिर मकान लेना। अड़ोस पड़ोस का मतलब क्या होता है? जहां आपका उद्देश्य पूर्ण हो सके वो वातावरण आपको पर्याप्त रूप से मिल पा रहा है या नहीं, ये अर्थ होता है अड़ोस पड़ोस का। कहने का मतलब
आप स्टडी करने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, अपने गांव से दूर दूसरी जगह किराए पे रह रहे हैं, और वहाँ पर आप दिन में कोचिंग गए, रात को आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और जैसे ही सेल्फ स्टडी करने बैठे तो आपको पूरा वातावरण वहाँ मिल रहा है कि शांत वातावरण है, कोई डिस्टर्ब करने वाला तो नहीं। कहीं ऐसा नहीं है कि कई सोमरस स्पीकर के रात को नृत्य करते हैं, समझ गए? तो वहाँ पर तो पढ़ाई कर नहीं सकते, वो वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है। जो हमारे अनुकूल हो उसके लिए कहा जाता है अड़ोस पड़ोस, मतलब वातावरण उसके अनुसार है। तो हम ये कहें अड़ोस पड़ोस यानी वातावरण बहुत अच्छा, अड़ोस पड़ोस बहुत अच्छा, इसका मतलब यही होता है हमारे अनुकूल है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पड़ोस आदि। ठीक है, अगल बगल, इसका अर्थ भी वही आता है अड़ोस पड़ोस की तरह, तो बगल आदि। अरे वही वाली बात कहा था ना, अगल बगल देख करके फिर मकान लेना, ठीक है ना। अब अगल में तो देखा अंकल सही है, बगल में देखा आंटी सही, और हम कहते हैं अगल बगल सही, वो नहीं अगल बगल, वातावरण की बात हो रही है। हाँ, अड़ोस पड़ोस अगल बगल मतलब वातावरण कैसा है उसके अनुसार। साग पात, अब ये भी हम कहते हैं ना कि मैं बाजार जा रहा हूँ साग पात लेके आ रहा हूँ। अब साग पात मतलब साग सब्जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पात पत्तों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पत्ते वाली सब्जियां आती हैं, उन दोनों का प्रयोग किया गया। साग पात लेके आते हैं मतलब सब्जी लेके आते हैं, साग पात का मतलब सब्जी, इसमें दोनों चीज़ें शामिल हो जाती है। तो सब्जी तो क्या है, पकी हुई होती है, मसाला वगैरह डाल के उसको पकाया जाता है, तो सब्जी कहते हैं। साग का मतलब कच्चा होता है। साग और सब्जी में अंतर यही होता है, साग तो बाजार से खरीद के लाते हैं, जैसे मूली लेके आए पत्तों सहित, और उसकी हमने ला करके उबाल करके मसाला वगैरह डाल के तैयार किया, वो बन गई सब्जी, ठीक है। तो अंतर दोनों में तो साग पात लेके आते हैं, तो इसमें साग आदि। अब पत्ती आदि के आधार पर तो हम नीम की पत्तियां भी पहुंच सकते हैं, किसी भी पत्तियां हो सकती है, लेकिन साग से संबंधित है ना, इसलिए इसको समझाने के लिए क्या लिखेंगे? साग आदि या इत्यादि, क्योंकि यहाँ पर साग का मतलब एक लिए कई बहुत सी चीजें। अब चाय वाय, अब जैसे कोई चाय पीने वाला है, कोई चाय वाय नहीं पीने वाला। अब कोचिंग में पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हमने 3-4 घंटे क्लास ली, तो बच्चे कहें गुरुजी टाइम, गुरुजी चाय वाय पी के आते हैं, टाइम हो गया, थोड़ा ब्रेक दो, चाय वाय। अब ये चाय तो समझ में आई, वाय का क्या मतलब हुआ, वाय कौन पीता है? तो यहाँ पर वाय का तात्पर्य होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चाय नहीं पीते लेकिन फिर भी उठ के जाएंगे उनके साथ में, वो जाके चाय तो मैंने तो कॉफ़ी पी ले भाई, तो कॉफ़ी उसकी चाय वाय में शामिल हो जाएगी। वाय के अंदर, वाय का मतलब होता है से संबंधित, मतलब इत्यादि से संबंधित। तो वो कॉफ़ी पिए, कई चाय कॉफ़ी दोनों नहीं पीते, वो दूध पी लेगा, दूध नहीं पीता वो जूस पी लेगा, जूस नहीं तो पानी पी लेगा, पीने के लिए बहुत चीज़ है ना, उससे संबंधित। चाय वाय मतलब चाय से संबंधित, तो क्या लिखेंगे? चाय आदि। आदि की जगह हम इत्यादि शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर आता बच्चों नाश्ता वास्ता। गुरुजी नाश्ता वास्ता करके फिर क्लास लेंगे, है ना। नाश्ता तो समझ में आ गया, वास्ता क्या होता है, इसका मतलब भी नाश्ते से संबंधित होता है। और नाश्ते की परिभाषा अलग अलग है बच्चों। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनकी नाश्ते की परिभाषा केवल चाय बिस्किट होती है, किसकी परिभाषा थोड़ी सी और ऊपर, जो पोहे खा लेगा, कुछ की परिभाषा में 2-2 समोसे होते हैं, कोई कहता है जब तक 5 पराठे नहीं मिलते तब तक नाश्ता नहीं होता। मतलब सबकी परिभाषा उससे संबंधित भी, कहने का मतलब नाश्ते में कुछ भी जो आप सुबह सुबह खाते हैं वो सब शामिल होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? नाश्ता आदि। कई तो क्या रोटियां सूंघ करके नाश्ता पूरा कर लेते हैं जी, ऐसा संभव नहीं है। खाना वाना, तो वाना का मतलब भी यहाँ पर क्या है? खाने से संबंधित। अब खाने की परिभाषा भी वही बच्चों बताया ना, कोई 2 चपाती भी, कोई 4 चपाती, और कई क्या ऐसे नाप करके फिर खाना शुरू करते, फिर कहते हैं 2-4 और भी दो, वो सब खाने की परिभाषा अलग अलग। यहाँ पर क्या लिखेंगे? खाना आदि या इत्यादि शब्द का प्रयोग भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों हमने जो द्वंद्व समास पढ़ा उसमें 3 तरह के प्रश्न आते हैं, भेद भी 3 होते हैं, तो यहाँ पर उनको अलग अलग तरीके से हमने समझा। उम्मीद करता हूँ जो पढ़ाया गया अच्छे से समझ में आया होगा। अब समास का अंतिम भेद बहुव्रीहि समास अगली कक्षा में शुरू करते हैं।